हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये अरस्तु का लेक्चर नंबर 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं। छठे प्लेटो का न्याय आध्यात्मक और मनोवैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित है, जबकि अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी धारणा कानून को महत्व दिया है। अरस्तु ने न्याय संबंधी सिद्धांत में अब तक के विश्लेषण से अग्रलिखित निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। अरस्तु का न्याय सिद्धांत कानून पर आधारित होता है। अरस्तु का न्याय कर्तव्य पालन न होकर अधिकारों को प्राप्ति है। अरस्तु का न्याय सिद्धांत का वर्गीकृत है। अरस्तु का न्याय मानव के ब्रह्म क्रियाकलाप यानी आचरण से जुड़ा है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत अनुपातिक समानता की धारणा को देखने मिलती है। अरस्तु न्याय सिद्धांत को आवश्यक मानता है, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं। अरस्तु का न्याय सिद्धांत व्यवहारिक माना जा सकता है, इसके वितरात्मक स्वरूप को न्याय को देखते हुए। अरस्तु के अनुसार न्याय संपूर्ण नैतिक गुणों की अभिव्यक्ति है। अरस्तु का पूर्ण न्याय व्यक्ति के तमाम सद्गुणों यानी अच्छाइयों के समूह है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत भी रचनात्मक कहा जा सकता है, क्योंकि अरस्तु अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से राज्य या समाज क्रांति कला नहीं होने देना चाहता है। आलोचना। अरस्तु द्वारा प्रतिपादित न्याय संबंधी विचार काफ़ी आलोचना की गई है निम्नलिखित रूप से। अरस्तु के न्याय संबंधी धारणा में सदाचार एवं सद्गुण पर ज़्यादा जोर दिया गया। यह सही है कि न्याय में सद्गुण एवं सदाचार का महत्व होना चाहिए, लेकिन अरस्तु ने जिस तरह तमाम सद्गुणों का योग ही न्याय बदल डाला है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अरस्तु के न्याय संबंधी धारणा कानून का महत्व तो है, लेकिन उसका कानून समानता स्वतंत्रता पर आधारित न होकर असमानता अनुवैज्ञानिक और ज़्यादा आधारित है। इस तथ्य को ध्यान से देखते हुए कहा जा सकता है कि अरस्तु की न्याय संबंधी धारणा अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि उसमें समानता और स्वतंत्रता जैसे प्रजातांत्रिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। अरस्तु की वितरणात्मक न्याय का मतलब है व्यक्ति की योग्यता क्षमता के अनुसार राजकीय पदों पर वितरण, लेकिन इसे योग्यता एवं क्षमता का निर्धारण कठिन है। इसे अरस्तु ने सद्गुण की योग्यता माना है, जिसे पूर्णतः सही नहीं कहा जा सकता है। अरस्तु का न्याय मुख्यतः वितरणात्मक न्याय धनिकों का विशेषाधिकार प्रदान करता है। अरस्तु सद्गुणों को ही योग्यता मानता है। अरस्तु का सद्गुण ही योग्यता मानता है। यह सद्गुण स्वामी के पास होती है, क्योंकि स्वामी को ही अवकाश राजनीतिक प्रशासनिक न्यायिक कार्यों का संपादन दर्शन के अध्ययन जैसे कार्यों सक्रियता होती है। सद्गुण ही प्रदर्शन में विकास का कारण बनता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अरस्तु का न्याय धनिकों के नाम से पंजीकृत है, निधन वर्ग के नाम नहीं। समसामयिक समाज में अरस्तु की वितरणात्मक न्याय संबंधी धारणा लागू नहीं किया जा सकता है। इस कारण यह है कि आज की तारीख में सरकारी सेवा यानी सरकारी नौकरी की काफ़ी कमी है। योग्यता प्राप्त लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस स्थिति में अरस्तु की वितरणात्मक न्याय कैसे लागू किया जा सकता है? अगर एक ही व्यक्ति को योग्यता के राज द्वारा नकारा जाता है तो अरस्तुवादी का न्याय खंडित होती है। उपयुक्त रचनाओं में सब श्रोता है कि अरस्तु के न्याय सिद्धांत महत्वहीन और अव्यवहारिक है, लेकिन इस रचनाओं को पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता। इन रचनाओं को सत्यता कहने से फिर भी अरस्तु के न्याय सिद्धांत उत्तम एवं लोकहितकारी राज्य की आवश्यक है। अरस्तु का वितरणात्मक न्याय संबंधी धारणा सामाजिक समझार्थिक एवं राजनीतिक समाज के लिए आवश्यक है। वास्तव में राज्य के सरकारी पदों पर वितरण योग्यता के दस्ता के आधार पर ही की जानी चाहिए। अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत। अरस्तु द्वारा शिक्षा के सिद्धांत का प्रबंधन किया गया है, जिसका होना सब समाज और नगर समाज के लिए आवश्यक है। शिक्षा से व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही सभी नागरिकों को कानून प्रशासन से विकसित होने का मौका मिलता है। शिक्षा से प्रशासनिक न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। शिक्षित और नैतिक नागरिकों के कारण शासन व्यवस्था का संचालन होता है। जैसे कि सर्वविदित है कि यूनानी दार्शनिक ने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उनका मानना शिक्षा से व्यक्ति के जीवन क्षेत्र रचनात्मक विकास किया जा सकता है, व्यक्ति के अंदर पार्श्विक प्रवृत्तियों का अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा के इस रचनात्मक कार्य में मानवीय समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। चूँकि अरस्तु भी प्राचीन यूनानी दार्शनिक एक महत्वपूर्ण विचारक था, इसलिए शिक्षा से संबंधित उसका विचार लाजमी है। अरस्तु अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स में 7वीं पुस्तक में अपनी शिक्षा सिद्धांत का प्रवर्तन करता है। अपने गुरु प्लेटो की मध्य अरस्तु ने कहता है, जब तक राज्य में शिक्षा सुव्यवस्थित सुनिश्चित ढंग से स्थापित किया जा सकता है, तब तक आदर्श राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। शिक्षा से अनिवार्यता को सिद्ध करने के अरस्तु 3 मौलिक विचार दिए। प्रथम, शिक्षा राजनीति का एक भाग है। शिक्षा का अरस्तु राजनीति का एक भाग इसलिए मानता है कि वो राजनीति यानी राज्य के प्रशासनिक और न्यायिक और संपादन शिक्षा के द्वारा ही संभव है। वही व्यक्ति राजनीति कर सकता है, यानी राज्य की नीतियों का निर्माण इसका कार्यान्वयन कर सकता है, जो कानून परंपरा रीति रिवाज आदि की जानकारी रखता है, और ये सब जानकारी शिक्षा में संभव है। इस प्रकार शिक्षा के संबंध में अरस्तु द्वारा किया गया मौलिक विचार प्रमाणित है। शिक्षा संबंधी एक भाग है। दूसरे, अरस्तु में शिक्षा को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास यानी आत्मविश्वास के लिए आवश्यक बताया है। शिक्षा का मूल उद्देश्य
शिक्षा का मूल उद्देश्य नागरिकों के इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि नागरिकों के व्यक्ति का पूर्ण विकास हो तो राज्य में अपने आप को जोड़ सके, राज्य के नियमों को समझ सके। दूसरे शब्दों में आदर्श नागरिकता का आधार शिक्षा है। शिक्षा से नागरिकता को संविधान और संवैधानिक दायित्वों को परिचित होने पर अवसर कराता है। प्लेटो की भांति अरस्तु भी शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देता है। अरस्तु को मानना है शिक्षा संबंधित अनुशासन और सुधार विवेक को विकास करने के लिए साथ साथ मनोभावनाओं पर मानना है। अरस्तुवादी शिक्षा सिद्धांत उद्देश्य बहुत निम्नलिखित सबसे है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की वो भावनाओं और सही दिशा में मोड़ना ताकि उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के साथ राज्य का भी हित हो। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को कानून और संवैधानिक प्रावधानों में परिचित कराना भी है ताकि व्यक्ति को नागरिक संबंधी कार्यों सही सुनिश्चित दिशा में संभाल हो सके और बेहतर राज्य यानी आज राज्य से राज्य की बात समझ सके। शिक्षा का उद्देश्य यह भी है कि नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, उसकी पांचवी प्रवृत्तियां समाप्त किया जा सके। इसके अलावा शिक्षा का राज्य में ऐसा वातावरण बनाना कि पुनः व्यक्ति की गलत प्रवृत्तियों को जन्म न ले। प्रस्तुत शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए। इसके लिए जैसा कि बताया गया है कि प्लेटो की भांति अरस्तु भी संगीत और व्यायाम का ज़्यादा जोर देता है। उल्लेखनीय कि प्लेटो समान अरस्तु भी राज्य नियंत्रित शिक्षा स्टेट कंट्रोल एजुकेशन देने की बात करता है। अरस्तु का कहना है कि नगर राज्य में अंतर्गत रहने वाले तमाम नागरिक राज्य के निवासी होते हैं, इसीलिए राज्य हित में जनहित में यह ठीक होगा कि शिक्षा राज्य को प्रदान किया जाए। अरस्तुवादी शिक्षा अरस्तु अपनी शिक्षा के कार्यक्रम में 3 भागों में विभाजित करता है। प्रथम चरण से जन्म से लेकर 7 वर्ष आयु तक, द्वितीय चरण 7 से 14 वर्ष आयु तक, तृतीय चरण 14 से 21 वर्ष आयु तक है। प्रथम चरण अरस्तु माता पिता के प्रेम और स्नेह के महत्व को देखते हुए कहता है कि शिक्षा का प्रथम चरण जन्म से लेकर 7 वर्ष आयु तक घर घर में होना चाहिए। घर पर जो शिक्षा दी जाएगी वह बच्चों के माता पिता देखरेख में होनी चाहिए, क्योंकि अबोध बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल माता पिता ही कर सकते हैं। अरस्तु ने इस बात का भी जोर दिया है कि बच्चे तब तक दूध छोड़कर अन्न भोजन यानी अन्न फल ना ले जब तक माता पिता का दूध पिलाया जाना चाहिए। अरस्तु अपनी शिक्षा योजना सिद्धांत में इस वैज्ञानिक तत्व को भी उजागर करता है कि बच्चे हंसने और रोने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के हंसने और रोने से वो शरीर और मन का व्यायाम हो जाता है। अरस्तु कहता है जब 5 वर्ष का हो जाए तो उसे सुंदर और संगीत किसी और कहानी सुनाई जानी चाहिए। खेल में अभिरुचि पैदा की जानी चाहिए। अरस्तु चेतावनी देता है कि 5 वर्ष तक आयु के बच्चे को संगीत, अपशब्द, छोटी कहानी, बकवाद, अश्लील चित्र से बचना चाहिए। द्वितीय चरण 7-14 वर्ष की आयु में यानी शिक्षा के द्वितीय चरण में अरस्तु बच्चों को शारीरिक गठन पर विशेष ध्यान देने की बात कहा है, लेकिन उससे बच्चे में कठोर व्यायाम प्रतिबंध लगाया है। अरस्तु के द्वारा आयु से बच्चे को व्यायाम और संगीत की शिक्षा पर ज़्यादा जोर देने की बात करता है। गणित प्रदर्शन की शिक्षा पर अरस्तु कहता है कि संगीत व्यायाम के अलावा इस उम्र बच्चों को लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। तृतीय चरण 14 से 21 वर्ष आयु में यानी शिक्षा के हम तृतीय चरण में बच्चों को ज़्यादा व्यायाम कराना चाहिए ताकि उनका शरीर शक्तिशाली हो, मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो। इस काल में बच्चों को केवल कठिन व्यायाम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत संगीत, चित्रकला, गणित आदि विषयों को अध्ययन पर जोर देना चाहिए। ये उल्लेखनीय कि प्लेटो की भांति अरस्तु भी संगीत और चित्रकला व्यक्तित्व के नैतिक विकास हेतु आवश्यक मानता है। अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत में प्रधान कुछ निम्नलिखित दृष्टिगोचर होती है, निम्नलिखित रूप से रखा जा सकता है। अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत मध्यम वर्ग का अनुसरण करता है। जैसा कि हम प्लेटो की शिक्षा योजना देखते हैं कि एक व्यक्ति जीवन में आधे से ज़्यादा उम्र शिक्षा ग्रहण करने लग जाता है, यानी प्लेटोनिक शिक्षा जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अरस्तु के व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र में ही शिक्षा प्रदान करने की बात कही है, जो उचित और मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण है। अरस्तु अपने आदर्श राज्य यानी व्यवहारिक राज्य की बुनियादी मजबूत करने के लिए प्लेटो की भांति राजनीतिक शिक्षा प्रति का लागू करता है। उसका मानना है कि राज्य का अस्थायी विकास शिक्षा प्रदान करता है। इसी सत्र में राज्य के नागरिकों को विनम्रता, उदारता, अनुस्फूर्तता, न्यायप्रियता, सहनशीलता जैसे गुणों का विकास होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आदर्श राज्य यानी बेहतर राज्य में शिक्षा का राज्य का नियंत्रण हो। अरस्तु शिक्षा सिद्धांत में महत्वपूर्ण विशेषता है इसके स्वरूप नैतिक, कलात्मक, राजनीतिक होना चाहिए। अरस्तु शिक्षा सिद्धांत में नैतिक इसलिए कहा जा सकता है कि उसने इसके माध्यम से नागरिकों को नैतिक बनाना चाहा, नागरिकों में नैतिक गुणों के विकास ज़्यादा जोर दिया है। अरस्तु ने संगीत, चित्रकला जैसे महत्वपूर्ण कलात्मक पद्धति को अपनी शिक्षा सिद्धांत में अपनाया है। इसलिए अरस्तु शिक्षा सिद्धांत का स्वरूप कलात्मक भी है। अरस्तु ने शिक्षा सिद्धांत का राजनीतिक स्वरूप बनाने के पीछे कारण यह है कि अरस्तु शिक्षा योजना में भावी नागरिकों को निर्माण होता है। अरस्तु की शिक्षा योजना समरूपता देखने को मिलती है, अर्थात अरस्तु ने सभी नागरिकों को एक प्रकार की शिक्षा देने की बात कहा है। या पाठक से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अरस्तु नगर राज्य में तमाम निवासियों को शिक्षा देने की बात करता है। अरस्तु सिर्फ मुट्ठी भर कुल लोगों के राज्य की नागरिकता संबंधी कार्यों को प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक कार्य के संबंध करने हेतु उसके परिवार को शिक्षित करने की बात करता है। यह लिखने की अरस्तु नगर राज्य में निवास करने वाले कृषकों, शिल्पियों, व्यापार के दासों के लिए शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अरस्तु शिक्षा सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को कानून प्रचित कराना है। यहाँ भी स्पष्ट है कि अरस्तु की शिक्षा योजना व्यावसायिकता प्रभाव है, अर्थात अरस्तु अपने शिक्षा सिद्धांत में वैसा कुछ भी नहीं करता जिससे व्यवसाय नौकरी करने में सहायता मिले।
अरस्तु शिक्षा योजना नागरिकों का आंतरिक और बाह्य जीवन में दोनों संबंधित है। अब अरस्तु कहता है कि शिक्षा व्यक्ति अंदर वास्तविक जरूरतों को नष्ट करती है और उस समय शिक्षा स्वरूप आंतरिक हो जाता है। दूसरी ओर जब वह पुनः कहता है शिक्षा व्यक्ति का आचरण प्रभावित करती है तो कानून शिक्षा देती है, तो तब शिक्षा का संबंध बाह्य जीवन से होता है। अरस्तु ने शिक्षा सिद्धांत में संगीत, चित्रकला, गणित, दर्शन, शास्त्र आदि के अध्ययन के साथ साथ व्यायाम पर भी उचित ध्यान दिया है। अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना को 3 चरणों में विभाजित किया है। तीनों चरण पाठ्यक्रम उम्र के अनुसार बदल जाता है। अंत में अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत की विशेषता एक जिक्र करते हुए यह भी कहा जाता है कि इसका शिक्षा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आलोचनाएं अरस्तु द्वारा प्रतिपादित शिक्षा सिद्धांत विभिन्न प्रकार की रचनाओं की गई है। निम्नलिखित है। अरस्तु की शिक्षा योजना पर राज्य कठोर नियंत्रण लगाया है जो कि शिक्षा पूर्ण विकास के अनुचित है। समसामयिक समाज में शिक्षा पर राजकीय नियंत्रण विरोध किया जा सकता है। शिक्षा निजी आधार पर भी प्रदान किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और व्यक्तिगत विकास में होना चाहिए, लेकिन साथ साथ शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य भी अति आवश्यक है। जबकि अरस्तु ने शिक्षा सिद्धांत केवल नागरिक चरित्र निर्माण का जोर दिया है, व्यावसायिक परिवर्तन को निर्धारण किया गया है। शिक्षा अनुचित और अव्यावहारिक कहा जा सकता है। अरस्तु राज्य के तमाम नागरिकों को एक ही प्रकार की शिक्षा देने की बात करता है, इसे उचित नहीं रखा जा सकता है। हकीकत यह है कि शिक्षा में विभिन्नीकरण विशेषीकरण होना चाहिए। अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना के संगीत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, जिसे उचित और असंतुलित विचार नहीं कहा जा सकता। इस सीजन में वार्कर बहुत कठिन है उल्लेखनीय है कि अरस्तु ने संगीत की शिक्षा पर इस कदर जोर दिया है कि अपने गुरु प्लेटो के 4 कदम आगे बढ़ गया। अरस्तु अपनी शिक्षा सिद्धांत में शिक्षण यानी बच्चों को 21 वर्ष के बीच होने वाली अवस्था में बौद्धिक शिक्षा देने की बात कही है, जो समसामयिक समाज में उचित नहीं माना जा सकता है। वास्तविकता यह है कि बौद्धिक विकास में उसे द्वितीय चरण की मत से उतरना चाहिए। अरस्तु ने नागरिकों को 21 वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्रदान करने की बात कही है, जबकि उचित यह है कि थोड़ी अधिक उम्र तक नागरिकों को शिक्षा देना जाना चाहिए। इस आधार पर अरस्तु शिक्षा योजना में निंदा की जा सकती है। अरस्तु शिक्षा सिद्धांत संतुलन का अभाव देखने को मिलता है। अरस्तु ने अपनी शिक्षा योजना में संगीत पर ज़्यादा जोर देता है, साहित्य पर कम जोर देता है, जो उसके असंतुलित विचार का प्रमाण है। अरस्तु से शिक्षा सिद्धांत अप्रजातांत्रिक भी है, क्योंकि उसके शिक्षा सिद्धांत में विदेशियों, दासों, कारीगरों, व्यवसायिकों आदि का शिक्षित करने की बात कही है। उपयुक्त रचनाओं के बावजूद अरस्तु के शिक्षा संबंधी सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार नैतिक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मन दोनों का विकास होना चाहिए। शिक्षा का व्यवस्था राज्य के नियंत्रण होना चाहिए आदि। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने शिक्षा के संबंध में बीच का रास्ता अपनाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पेश दिया है, जिसका भी सराहना भी की जाना चाहिए। प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने अपने ढंग से शिक्षा का सिद्धांत प्रदान किया। प्लेटो अपनी आर्यवादी रचना रिपब्लिक में जिस शिक्षा योजना की चर्चा करता है, वैसी शिक्षा योजना चर्च अपना अंतिम और यथार्थवादी रचना कही जाने वाली विरोध में नहीं करता है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में शिक्षा के संबंधी सिद्धांत का प्रदान किया है। अरस्तु ने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को पूर्ण रूप से अध्ययन करने, दोनों विचारों को शिक्षा के सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करने से बहुत ही आवश्यक। प्लेटो और अरस्तु की शिक्षा सिद्धांत पाई गई जाने वाली समानताएं और असमानताएं निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। समानताएं अरस्तु और प्लेटो दोनों इस विचारकों ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण और व्यक्ति विकास किया बताया है। दोनों विचारक इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, ताकि आदर्श राज्य अपने लक्ष्य पर पा सके। थैंक यू दोस्तों।